नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप लोग अंत तक ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है। दोस्तों, बतानी है कि धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी कि जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, भूकंप अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भूकंप अधिक केंद्र, यानी कि एपी सेंटर। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण पूर्व भाग में। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व में दोस्तों खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार मौजूद है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है, मिनिमम है। तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में दोस्तों कुल वन क्षेत्र सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्या कारण है दोस्तों कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो उस समय जो हमारा पेन होता है, जो पेन है दोस्तों, वो लीकेज कर जाती है, स्याही बाहर आने लगती है। क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे वायु दाब में कमी के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय जो पेन से स्याही है दोस्तों, वो निकलने लगती है, बहने लगती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, बताने कि जो बांस का पौधा होता है उसको उसको किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे घास में। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, जो बांस है वो घास के अंतर्गत आता है। घास के वर्गीकृत दोस्तों उसको किया गया है, घास में उसको रखा गया है बांस को। दुनिया का सबसे बड़ा घास होता है बांस। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, बतानी है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे पुष्प, यानी कि फूल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है दोस्तों पुष्प। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, बतानी है कि किस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों राज्यसभा। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो उसका सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो उसका सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने के लिए बतानी है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार।
ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का स्राव कहां से होता है? बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर में पित्त का स्राव कहां से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यकृत से यानी कि लीवर से। ऑप्शन डी, पित्त का स्राव कहां से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत से अर्थात लीवर से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा वाले दिनों में स्कूटर सवार प्रायः फिसल जाते हैं, क्योंकि आप सभी दोस्तों अनुभव भी किए होंगे कि जब वर्षा का दिन आता है, बरसात का दिन आता है, तो जो स्कूटर है वो क्या होता है, वो फिसल जाता है, टायर जो है स्लिप कर जाता है। क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सड़क तथा टायरों के बीच जो घर्षण बल होता है उसका मान घट जाता है। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सड़क तथा टायरों के बीच का जो घर्षण बल होता है उसका मान घट जाने के कारण वर्षा वाले दिनों में स्कूटर सवार प्रायः फिसल जाते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आप लोग याद रखेंगे वह शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य अर्थात जीरो। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय, तो आप लोग याद रखेंगे हिंत्सांग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आप लोग याद रखेंगे हिंत्सांग दोस्तों भारत आया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? दोस्तों बतानी है कि जो डेल्टा की आकृति होती है वो सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो आप लोग याद रखेंगे त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी यानी कि ट्रायंगल होती है। दोस्तों सामान्यतः किसी भी डेल्टा की जो आकृति होती है वो ट्रायंगल होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वर्षा को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर यानी कि मैप पर वर्षा को दिखाने के लिए तो आप लोग याद रखेंगे आइसोहाइट। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मानचित्र पर वर्षा को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गदर पार्टी की, तो आप लोग याद रखेंगे 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी लाला हरदयाल सिंह द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लाला हरदयाल सिंह जी ने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। कब? तो आप लोग याद रखेंगे 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला है दोस्तों, तूफानों का सागर किसे कहा जाता है? तूफानों का सागर, तो आप लोग याद रखेंगे तूफानों का सागर कहा जाता है चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, तूफानों का सागर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे
चंद्रमा के तल पर जो जल विहीन क्षेत्र है उसे तूफानों का सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? यानी कि भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन यानी कि दोस्तों एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ब्राजील देश में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे ब्राजील में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों बतानी है कि हमारे मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के मेरुदंड में। तो आप लोग याद रखेंगे कुल 33 हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, कुल 33। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 33। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान में खैरा रोग किसके कारण लगता है? देखिए दोस्तों, धान की फसल में खैरा रोग लगता है। तो बतानी है कि खैरा रोग किसके कारण लगता है, किसकी कमी के कारण खैरा रोग लगता है? तो आप सभी याद रखेंगे जिंक की कमी के कारण। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण लगता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तना का भूमिगत रूपांतरण है। तना का भूमिगत रूपांतरण तो आप लोग याद रखेंगे आलू होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आलू यानी कि पोटैटो। तना का भूमिगत रूपांतरण आलू को कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे बलवंत राय मेहता। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, कौन बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? दोस्तों बतानी है कि कौन बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार उन्होंने संभाला? तो आप लोग याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के दोस्तों राष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को तो आप लोग याद रखेंगे गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी। कूका आंदोलन जो दोस्तों पंजाब से संबंधित है, गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों बतानी है कि इंसुलिन जो हार्मोन है इसका स्राव शरीर के किस ग्रंथि से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस ग्रंथि से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय ग्रंथि से होता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इंसुलिन के कमी के कारण जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वो होती है डायबिटीज यानी कि शुगर। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। और इस हार्मोन का स्राव शरीर के किस ग्रंथि से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय ग्रंथि से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों के साक्ष्य यानी कि प्रमाण कहां पर प्राप्त हुए? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूती वस्त्रों के साक्ष्य यानी कि प्रमाण कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का जो अड्डा है वो कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे डियागो गार्सिया में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है, यानी कि अमेरिकी नेवी। आप सभी याद रखेंगे अमेरिकन नेवी का जो अड्डा है वो हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है। दोस्तों बतानी है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी करने का राइट अधिकार किसके पास है? तो आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी कौन कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट को जारी कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।